नमस्कार दोस्तों, शशांक नीरज टारगेट एजुकेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है व अभिनंदन है। आज हम लोग सिंटैक्स पार्ट 2 पर बात कर रहे हैं। आज हम लोग पूरे के पूरे सिंटैक्स को समराइज कर लेंगे, एक जगह व्यवस्थित रूप से सारांशित फॉर्म में रख लेंगे। और हमें लगता है कि अगर इतने सारे नियमों की व्याख्या आप हमारे साथ कर लेते हैं तो सिंटैक्स से बनने वाले सभी तरह के प्रश्नों पर आपकी अच्छी कमांड हो जाएगी और बेहतरीन तरीके से आप प्रश्न कर लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। चूँकि एक सेशन लंबा है, अलग अलग तरह के विभिन्न रूल्स हैं इसमें और उन सभी रूल्स को हमको विधिवत तरीके से समझना है। जो लोग चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। चलिए हम लोग आसानी से वीडियो को प्रोसीड करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने विधिवत तरीके से सिंटैक्स के बहुत सारे नियमों को पढ़ा है। आज हम लोग आर्टिकल के नियमों से इसकी शुरुआत करेंगे। ठीक, जैसा कि हम सब जानते हैं आर्टिकल 2 तरह के होते हैं। आर्टिकल कितने तरह के हैं? 2 तरह के हैं। बहुत में अच्छे तरीके से समझिएगा। आर्टिकल 2 तरह के, एक डेफिनेट आर्टिकल और कौन सा, एक इनडेफिनेट आर्टिकल। ध्यान से देखते चलिएगा चीज़ों को। तो डेफिनेट आर्टिकल और कौन सा, इनडेफिनेट आर्टिकल, बहुत अच्छे से देखिएगा। अब बात करेंगे डेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत क्या आता है। तो डेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत द और इनडेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत ए और एन आता है। चीज़ों को बहुत ध्यान से देखते चलिए हमारे साथ। इनडेफिनेट आर्टिकल की बात करें तो ए और एन, डेफिनेट आर्टिकल की बात करेंगे तो द। चलिए एक एक बात हमारे साथ समझिएगा, कहाँ द का यूज होगा और कहाँ ए एन का यूज होगा। क्रम से हम लोग सारी बातों को समझेंगे। डिटेल में हमारे साथ चीज़ों को देखते चलिए। द का प्रयोग किसी खास व्यक्ति या वस्तु या जोर देकर कहने के लिए किया जाता है। 3 बातें हमने यहाँ मेंशन की हैं, ध्यान से देखिएगा। किसी खास व्यक्ति के लिए द का यूज करेंगे, किसी खास वस्तु के लिए करेंगे, या जोर देकर कोई स्टेटमेंट दिया जाएगा, जोर देकर कोई बात कही जाएगी तो वहाँ हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे द बॉय यू सीज माई ब्रदर। अब यहाँ जोर देकर कही गई है बात। द बॉय मतलब उस लड़के पर जोर दिया जा रहा है जिस लड़के को तुम देखते हो, इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। तो द बॉय, इस बॉय पर क्या है, जोर देकर के बात कही गई है। तो ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या बोला अभी कि जब कोई खास व्यक्ति हो तो खास होना भी, ये लड़का क्या है, खास है, तभी तो इस पर जोर देकर बात कही जा रही है। कोई खास व्यक्ति हो, कोई खास वस्तु हो, या जोर देकर कोई बात कही जा रही हो तो आप किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। और खास व्यक्ति वस्तु आगे मैं एक एक करके उसे डिस्क्राइब भी करूँगा, कौन कौन सी खास वस्तुएं हैं और कौन कौन से खास व्यक्ति हैं। अच्छा, कुछ स्पेसिफिक पर्सनालिटी होते हैं, मतलब महान प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, उनके पहले भी हम लोग द का यूज करते हैं। द महात्मा गांधी, क्या, द महात्मा गांधी, वो खास व्यक्ति हैं। ऐसी वस्तुएं भी जो खास हैं, द ताजमहल, उनके साथ हम क्या यूज करेंगे, द ताजमहल, खास बिल्डिंग है हमारी। तो ये सेंस है कि खास व्यक्ति, खास वस्तु या जोर देकर कोई बात कही जाए। जैसे यहाँ जोर देकर बात कही गई है, द बॉय यू सी इज माई ब्रदर, द बॉय यू सी इज माई ब्रदर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बॉय पर जोर दिया गया, इसीलिए उसके पहले हमने द का प्रयोग किया है। और बहुत सारे नियम है द से संबंधित, हम लोग क्रम से देखेंगे। कुछ निश्चित शब्द हैं जिनके पहले द अवश्य लगता है, याद रखिएगा, द अवश्य लगता है। कुछ ऐसे निश्चित शब्द हैं जैसे द हिमालय, द गंगा, द जमुना, द ताज, जो थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे, द रेड फोर्ट, द इंडियन ओशन, द अरेबियन सी, एट्सेट्रा। मूलतः जिनकी विशेष पहचान है और जो एक हैं, यूनाइट फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में पाए जाते हैं और उनकी एक प्रसिद्धि है, अमूमन उनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। और ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द मैंने बता दी जिनके साथ हमेशा द आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वचन कॉमन नाउन, इसका बहुत यूज होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। एक वचन कॉमन नाउन मतलब सिंगुलर नंबर हो और कॉमन नाउन हो। कॉमन नाउन जो जिसको यूज करो तो उसकी संपूर्ण जाति का आपको पता चल जाए, एक पूरा का पूरा उसका जो दायरा, उसके अंतर्गत आने वाले सभी। जैसे काऊ आपने बोल दिया तो काऊ क्या है, कॉमन नाउन है। क्या है, कॉमन नाउन है। अब इसमें हर तरह की गायें आ जाती हैं, लंबी बड़ी छोटी, अलग अलग रंगों वाली, सब कॉमन है। पूरी की पूरी गाय की जाति उसमें आ जाती है। इसलिए काऊ क्या है, एक स्पेसिफिक नहीं है, नाम नहीं है। जैसे काऊ का मान लो कोई नाम राधा रख दिया, गाय का नाम, तब वो फिर प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नहीं रह गया। कॉमन है मतलब काऊ आपने बोल दिया, काऊ बोल दिया तो वो एक कॉमन नाउन है। इसके अंतर्गत तमाम तरह की गायें आ जाती हैं। द काऊ इज़ यूजफुल एनिमल, द काऊ इज़ यूजफुल एनिमल। तो यहाँ काऊ के पहले क्या लगा दिया, द लगा दिया। तो जो सिंगुलर नंबर हैं और कॉमन नाउन है उनके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, द का। जैसे द डॉग इज़ फेथफुल एनिमल, द डॉग इज़ फेथफुल एनिमल। यहाँ पर डॉग क्या है, एक कॉमन नाउन है और सिंगुलर भी, डॉग्स नहीं है। अगर डॉग्स होता तो हम फिर द न लगाते, काउज होती तो फिर हम द न लगाते।
उसका सिंगुलर भी होना जरूरी है और कॉमन नाउन भी होना जरूरी है, तब आप उसके पहले द का यूज कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, सिंगुलर नंबर के कॉमन नाउन के साथ हम लोग किसका यूज कर लेते हैं? द का यूज कर लेते हैं। धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है। धार्मिक पुस्तक जैसे रामायण, द रामायण, द गीता, द बाइबल, द महाभारत, द कुरान एट्सेट्रा, ये सब जो प्रसिद्ध आपके धार्मिक ग्रंथ हैं, हर एक धर्म के जो प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ हैं उनके पहले हम द का यूज कर लेते हैं। जितनी सुपरलेटिव डिग्री होती है बच्चों, जितनी सुपरलेटिव डिग्री होती है उन सब के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव जानते हैं जब आप एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जो सुपरलेटिव डिग्री आएगी, जब भी आप एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं उसके पहले क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। जैसे ही इज़ द बेस्ट। अभी बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, क्योंकि इसका जो, अगर आप इसकी पॉजिटिव डिग्री देखोगे तो गुड है, इसकी पॉजिटिव डिग्री क्या है? गुड है। इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या है? बेटर। लेकिन ना तो गुड के साथ और ना ही बेटर के साथ आप द का यूज करोगे, बल्कि किसके साथ आप करोगे यूज? बेस्ट के साथ, क्योंकि बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। तो गुड की सुपरलेटिव डिग्री, जो गुड एडजेक्टिव है उसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या है? बेस्ट है, और उसके पहले हम लोग द का यूज करेंगे। बहुत ध्यान से समझते चलिएगा, सुपरलेटिव डिग्री कोई भी आए तो आपको द लगाना है। ओके, चलिए। प्रॉपर नाउन के पूर्व कोई एडजेक्टिव हो तो द लगाते हैं। प्रॉपर नाउन मतलब कोई नेम आ जाए और उस नेम के पहले कोई एडजेक्टिव हो तो उसके पहले हम लोग द लगा देते हैं। जैसे अशोका, नाम है अशोक और वो ग्रेट थे, तो ये देखो एडजेक्टिव हो गया। अब जब किसी प्रॉपर नाउन, अशोक क्या है? प्रॉपर नाउन है, नेम जितने होते हैं सब प्रॉपर नाउन, उसके पहले एडजेक्टिव ग्रेट आया है, और जब किसी प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव के पहले हम लोग द का यूज कर देते हैं। जब द ग्रेट अशोका, द ग्रेट शेक्सपियर, तो शेक्सपियर क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के पहले ग्रेट क्या है? एडजेक्टिव, और उस एडजेक्टिव के पहले हम लोग क्या लगा देते हैं? द। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, कोई प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव, और तो एडजेक्टिव के पहले हमेशा क्या लगेगा? द लगेगा। लेकिन केस याद रखिएगा, प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव आएगा तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें, ये भी याद रखिएगा। जैसे सन, मून, स्काई, अर्थ, इक्वेटर, इनके साथ हमेशा द लगता है। दुनिया में जो एक ही हो केवल, वैसा दूसरा कुछ भी ना हो तो उसके साथ भी द लगाते हैं। उसका एग्जाम्पल कुछ यूँ है, जैसे सन, मून, स्काई, अर्थ, इक्वेटर। इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा। इन सब के साथ हमेशा क्या लगता है? द लगता है, याद रखिएगा। ये सामान्य है, कहीं पर भी द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ, द इक्वेटर एट्सेट्रा। रूपक अर्थों में भी ये बड़ा ही महत्वपूर्ण नियम है, सिंप्लीफाई करके मैंने लिखा है। बड़े नियमों को बड़े सारगर्भित तरीके से छोटे रूप में मैंने लिख दिया है कि रूपक अर्थों में भी द का प्रयोग होता है। रूपक अर्थ समझते हैं ना? मतलब एक के स्थान पर दूसरे को सांकेतिक रूप में कह देना। जैसे कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब ये कालिदास हैं, उन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। वो शेक्सपियर हैं नहीं, लेकिन उन्हें शेक्सपियर की तरह माना जाता है, रूपक है। तो शेक्सपियर के रूपक भारत में कौन है? कालिदास है। कश्मीर इज़ द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर इज़ द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर स्विट्जरलैंड नहीं है, लेकिन भारत का स्विट्जरलैंड उसे मानते, उसका रूपक है। तो ऐसा जब भी हम लोग एक तरीके से सही से देखें तो रूपक अर्थों में जो किसी से कंपैरेटिवली बताया जाए कि वो उसकी तरह है, जैसे कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, मतलब तरह नहीं बल्कि वही मान लिया जाए कि भारत के जो शेक्सपियर हैं वो क्या है? कालिदास। भारत का जो स्विट्जरलैंड है वो क्या है? कश्मीर। तो ये केस आप समझिएगा बिल्कुल। तो रूपक अर्थों में भी द का प्रयोग होता है, जहाँ पर हम किसी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के रूप में, एक स्थान को दूसरे स्थान के रूप में चिन्हित करते हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे कश्मीर को हमने किस स्थान के नाम से चिन्हित किया? स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड के पहले द लगा दिया। कालिदास जी को किसके नाम के साथ चिन्हित किया? तो शेक्सपियर, तो शेक्सपियर से पहले क्या कर देंगे? द लगा देंगे। ये देखिए द दोनों जगह लगा हुआ है। आप अब मेरी बात समझ चुके होंगे। चलिए अगले पेज में बढ़ते हैं। ये सारे डिटेल थे, अब आगे देखेंगे नेक्स्ट पेज में। चलिए, द के कुछ और नियम है। सामान्यतः बहुत आसान है ये, एक एक बार में आप पढ़ते जाओगे आपको सब समझ में आता जाएगा। देशवासियों के पूर्व द लगाते हैं, याद रखिएगा, देशवासियों के पूर्व द लगाते हैं। देशवासी समझते हो? किसी देश में रहने वाले व्यक्ति। जैसे अंग्रेज, अंग्रेज को क्या बोलते हैं? द इंग्लिश। द इंग्लिश। फ्रांस में रहने वाले को द फ्रेंच। ग्रीस में रहने वाले को द ग्रीक। एथेंस वगैरह में जो लोग रहते हैं उन्हें क्या बोलोगे? द ग्रीक। तो आप मेरी बात अब समझ चुके हो कि देशवासी, द इंडियन, द इंग्लिश, द फ्रेंच। फ्रेंच मतलब फ्रांस में रहने वाले लोग, ग्रीक मतलब ग्रीस में रहने वाले लोग, द इंग्लिश मतलब अंग्रेज,
अब द इंडियन मतलब भारत में रहने वाले लोग, तो देशवासियों के पूर्व भी हम लोग क्या लगा देते हैं, द लगा देते हैं। कुछ घटनाओं के पहले द लगता है, जो बहुत बड़ी घटनाएं हैं, विश्व प्रसिद्ध है, उनके पहले भी हम द लगाते हैं। जैसे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, दुनिया भर में जाना जाता है फ्रांस की क्रांति, वही है। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, पूरी दुनिया जानती है। द इंडिपेंडेंस डे, पूरी दुनिया जानती है। ये सब महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं, इनके पहले भी हम क्या किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जब एडजेक्टिव नाउन की तरह प्रयोग हो तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी है कि जब कोई एडजेक्टिव नाउन बन जाए, जब कोई एडजेक्टिव कैसा बन जाए, नाउन बन जाए, तब उसके साथ हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे रिच, रिच क्या है, वैसे तो अमीर, अमीरी प्रदर्शित करने के लिए ये एक एडजेक्टिव है। जैसे ही इज अ रिच मैन, वह आदमी कैसा है, अमीर है, तो रिच किसका, मैन की विशेषता बता रहा है। लेकिन कभी कभी ये रिच खुद ब खुद नाउन बन जाता है, तो मतलब जब एडजेक्टिव स्वयं नाउन बन जाए, जब एडजेक्टिव क्या बन जाए, स्वयं नाउन बन जाए, तो फिर उसके पहले द लगा दीजिएगा। जैसे द रिच, अब ये रिच एडजेक्टिव नहीं है, बल्कि द रिच मतलब अमीर लोग। ये रिच शब्द जो एडजेक्टिव अभी तक हुआ करता था, ये व्यक्तियों में बदल गया, नाउन हो गया, तो उसके पहले द लगा देंगे। द रिच, द रिच का मतलब केवल रिच होता तो वो व्यक्ति से नहीं, वो अमीरी दर्शाता, एक नेचर है, अमीर होना एक गुण है, वो गुण को बताता। लेकिन द रिच बोल दिया तो अमीर व्यक्ति हो गया। द रिच बोलने से क्या हो गया, द रिच मतलब अमीर, द पुअर मतलब गरीब लोग, द रिच मतलब अमीर लोग, ये लोग आ गए इसमें, तो लोग आ जाएंगे। अगर द आप लगा दोगे तो वो नाउन में बदल जाता है। तो एडजेक्टिव के पहले अगर द लग जाए तो फिर वो नाउन बन जाता है, ये भी याद रखिएगा। जब कभी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के रूप में करना हो तो आप उसके पहले द लगा देते हैं। तो द रिच प्रॉस्पर एंड द पुअर सफ़र, यहाँ पर भी द पुअर आया है। देखिए यहाँ पुअर मतलब केवल गरीब नहीं, गरीबी नहीं, बल्कि गरीब लोग, ये भी नाउन हो गया। वैसे तो पुअर एडजेक्टिव है, जैसे ही इज़ अ पुअर मैन, तो वैसे तो ये एडजेक्टिव है, विशेषता बताने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। लेकिन अगर इसके पहले द लगा दिए तो ये नाउन में बदल जाएगा, मतलब गरीब लोग हो जाएंगे। तो जब कभी एडजेक्टिव के पहले आपको द दिख जाए तो समझ जाइएगा वो नाउन के रूप में है, या एडजेक्टिव जब नाउन के रूप में प्रयोग होता है तो उसके पहले द लग जाता है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया द के सारे यूज। अब हम लोग किसका यूज देखेंगे, ए और एन का यूज देखेंगे। बहुत ध्यान से किसका यूज देखेंगे, ए और एन का। ए का यूज बहुत शॉर्ट में मैंने अच्छे तरीके से समझाया, इसे समझने का प्रयास करना, और एन के यूज को जैसा मैं बताऊं वैसा समझना। तमाम आपको रूल्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे, आसानी से आप इसको समझ जाएंगे। आ का यूज बच्चा वहीं करना है जहां उच्चारण की शुरुआत हिंदी कॉन्सोनेंट से हो। मैंने क्या बोला, हिंदी कॉन्सोनेंट। हिंदी कॉन्सोनेंट मतलब क ख ग घ ये सब, आ ई नहीं, वो क्या है, वो हिंदी वॉवेल है। तो अगर उच्चारण की शुरुआत हिंदी वॉवेल से हो, उच्चारण की शुरुआत, तो फिर एन लगाना, तो फिर क्या लगाना, एन। और उच्चारण की शुरुआत अगर हिंदी कॉन्सोनेंट से हो, मतलब हिंदी व्यंजन से हो, तो फिर आप आ लगाएंगे। चलिए उदाहरण के तौर पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जैसे अ बुक, अब जरा देखिए ब से शुरुआत हो रही बुक की ना, जो कि वॉवेल तो है नहीं, स्वर तो है नहीं, ये व्यंजन है ब, तो उसके पहले अ लगा देंगे। जैसे अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी आप लिखोगे तो किससे लिखोगे भाई, य से शुरू होती है। यूनिवर्सिटी किससे शुरू होती है, य से। और अगर वो य से शुरू होती है तो यह तो आपका हिंदी के अनुसार वॉवेल नहीं हुआ, हिंदी के अनुसार तो वो कॉन्सोनेंट हो गया, व्यंजन हो गया। तो जब भी आपका जब आप किसी भी शब्द को उच्चारित करेंगे तो जो पहला प्रोनाउंसिएटिव लेटर होगा, अगर वो कॉन्सोनेंट है तो आप सीधे सीधे, अगर वो व्यंजन है तो सीधे सीधे उसके पहले अ का यूज करेंगे। वो इंग्लिश वाले नियम जाने दो कि वॉवेल आया तो एन लगाएंगे, कॉन्सोनेंट आया तो आ लगाएंगे, उसमें बहुत गलतियां होने के चांसेस आपके पास रहते हैं। जैसे देखिए आ यूरोपियन है, अगर उसके हिसाब से आप देखोगे तो ए ई आई ओ यू के पहले एन लगता है, लेकिन यहाँ यूरोपियन के पहले मैंने अ लगाया है, और बिल्कुल असही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि जब आप इसकी प्रोनाउंसिएशन को देखेंगे, इसके उच्चारण को देखेंगे, तो यूरोप पढ़ते समय यह आता है, क्या आता है, यह। और यह तो हिंदी के अनुसार देखिए तो कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, और उसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अ वन आइड मैन, अ वन आइड मैन, अब ये भले ही ओ से शुरू हुआ है, एन नहीं लगाएंगे इसके पहले, क्योंकि जब इसको हम प्रोनाउंसिएट करते हैं तो वह आता है वन, और वह हिंदी वॉवेल, हिंदी वर्णमाला के अनुसार अगर हम देखें तो ये कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में स्वर कौन है, आ ई ए ओ अम अह, यही तो है। तो अब जैसे ज़रा देखिए एलिफेंट बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, एलिफेंट बोल रहे हैं, तो एलिफेंट में ए आ गया, ए क्या है, हिंदी के अनुसार वॉवेल है तो एन लगा देंगे। एन ऑनेस्ट आ गया, ऑनेस्ट कैसे लिखोगे, ऑनेस्ट की शुरुआत कैसे, ऑनेस्ट की शुरुआत अ से होती है, भले उसकी स्पेलिंग एच है, लेकिन जब आप इसे प्रोनाउंस करते हो तो क्या है, ऑनेस्ट,
आ से शुरुआत होती है। तो आ गया जो कि आ ई ई ऊ का हिस्सा है, अर्थात ये एक प्रकार से हिंदी वॉवेल का हिस्सा है। तो प्रोनाउंसिएशन के समय अगर पहला अक्षर आपका हिंदी वॉवेल आ रहा है तो आप एन लगाएंगे, इंग्लिश और हिंदी कॉन्सोनेंट आ रहा है तो अ लगाएंगे। बहुत सिंपल है, जैसे एन इंक पॉट, एन आर, पढ़िए इनको प्रोनाउंसिएट करिए, और प्रोनाउंसिएट करेंगे तो आ रहा है तो एन लगा देंगे। एन एम ए, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एब्रीविएशंस हैं तो ये एब्रीविएशंस जितने आते हैं उनके साथ भी हम लोग एन का यूज करते हैं, क्योंकि एम ए को आप लिखोगे तो कुछ कैसा लिखोगे, ऐसा ही कुछ लिखोगे, एम तो ए से शुरुआत होगी ना, एम लिखोगे तो वो भी क्या है, एक प्रकार से वॉवेल है। और इसीलिए एब्रीविएशंस के साथ जो शॉर्ट फॉर्म्स यूज किए जाते हैं, एन एम ले, एन एम ए एट्सेट्रा, इन सब के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। तो सरल भाषा में केवल इतना समझ सकते हैं कि अगर हिंदी वॉवेल से शुरुआत हो रही है प्रोनाउंसिएशन की तो समझ जाइएगा कि एन लगाएंगे, और हिंदी कॉन्सोनेंट से हो रही है, हिंदी व्यंजन से हो रही है तो अ लगाएंगे। बस इतनी सी बात समझनी है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक नोट समझेंगे। सामान्यतः प्रॉपर नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई नाम आएगा तो उसके पहले सामान्यतः कोई आर्टिकल यूज नहीं किया जाता। दूसरा नोट, सामान्य अर्थों में मटेरियल नाउन के पहले भी कोई आर्टिकल नहीं। मटेरियल नाउन जैसे गोल्ड वगैरह, गोल्ड कोई ग्रेन्स वगैरह हैं, वाटर के लिए भी, मिल्क के लिए भी, ये सब मटेरियल नाउन है, और इन सब के पहले भी हम लोग द नहीं किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ओके। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञाएं, इसके पहले भी किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सारी चीज़ें, ऑनेस्टी, इन सब के पहले भी हम लोग कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। सामान्यतः कई विशेष परिस्थितियां हैं जो एक्सेप्शनल केसेस हैं, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वैसे तो सामान्यतः न तो मटेरियल नाउन के साथ, न ही प्रॉपर नाउन के साथ, और न ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम लोग कोई भी आर्टिकल यूज करते हैं। अब एक बात है कि कुछ ऐसे होते हैं नेम्स या प्रॉपर नाउन जिनके पहले द लगाया जाता है, जैसे कुछ बीमारियां हैं, इनके नाम याद रखिएगा, मीजल्स और मम्स, ये दो बीमारियां हैं, मीजल्स और मम्स, इनके पहले द लगाया जाता है, बाकी किसी बीमारी के नाम के पहले द नहीं लगाया जाता है, याद रखिएगा। और एक बात क्या है जो महत्वपूर्ण है कि दिन, महीना, मौसम के पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता, याद रखिएगा। कोई दिन, कोई महीना, कोई दिन हो, कोई महीना हो, मौसम हो, इनके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाया जाता, याद रखिएगा। दिन, महीना, मौसम, इनके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो को डिस्कस करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, ये तो आर्टिकल की बात हो गई थी कि ए, एन और द का यूज कहाँ करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सिंटैक्स ऑफ वर्ब की। किसकी? वर्ब की। बहुत आसान है, बहुत अच्छे से देखिएगा, एक एक बात समझ में आएगा। जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन एंड से जोड़े जाते हैं, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन एंड से जोड़े जाते हैं तो वर्ब प्लूरल हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड से जब कोई दो सिंगुलर नाउन, भले ही वो सिंगुलर हैं दोनों, लेकिन एंड से जुड़े हैं तो ऑब्वियसली वो किस फॉर्म में यूज किए जाएंगे? प्लूरल फॉर्म में। जैसे अ मैन एंड हिज वाइफ हैव, मैंने यूज किया, क्या यूज किया मैंने बच्चा? हैव, याद रखिएगा, क्या? हैव। हैव क्या है? प्लूरल फॉर्म है वर्ब की। तो मैंने क्या बोला? दो सिंगुलर नाउन, अ मैन एंड हिज वाइफ, ये वाइफ उसकी और वो आदमी दोनों किससे जुड़े हुए हैं? एंड से। तो एंड से जब कोई दो सिंगुलर नाउन जुड़ेगा तो वर्ब उसके साथ जो आएगी वो प्लूरल आएगी, इसीलिए मैंने यहाँ हैज नहीं बल्कि हैव का यूज किया है कि अ मैन एंड हिज वाइफ हैव कम हियर। शी एंड आई, यहाँ देख लीजिए, शी एंड आई दोनों सिंगुलर, और दोनों के बाद मैंने वर्ब कौन सी यूज की है? आर। तो शी एंड आई आर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर भी देख रहे हैं प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो जब दो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन इस तरीके से एंड से जुड़े हों तो हम लोग उनके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एंड से जोड़े गए सिंगुलर नाउन से एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएं तो वर्ब सिंगुलर होगा। वेरी सिंपल भाई, एंड से जरूर जुड़े हैं लेकिन वो एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएं तो हम लोग उनके साथ सिंगुलर ही यूज करेंगे, जैसे सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। जैसे द ओनर, मालिक, एंड मैनेजर, एक ही कंपनी के हैं ये लोग, फैक्ट्री के। द ओनर एंड मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री हैज़ कम, देख लीजिए, हैज़ कम हियर, मैंने हैव कम हियर नहीं लगाया है, जबकि यहाँ पर भी दो सिंगुलर ही हैं, ओनर, मैनेजर, दोनों सिंगुलर नाउन हैं और ये दोनों ही एंड से जुड़े हैं। नियम से तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब हैव का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन इन दोनों का संबंध एक ही फैक्ट्री से है। इन दोनों का संबंध किससे है? एक ही फैक्ट्री से है, मतलब ये किसी एक ही चीज़ से जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं। 2 अंक एंड से जोड़े जाते हैं तो वर्ब सिंगुलर ही प्रयोग होती है। हालांकि इसमें थोड़ा परिवर्तन भी है बच्चों, आजकल आर का भी प्रयोग किया जा सकता है, प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग होता है वैसे, लेकिन जो सामान्य नियम है वो मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया है। 2 अंक एंड से जोड़े जाते हैं तो वर्ब सिंगुलर प्रयोग होती है, जैसे 2 and 2 is 4, 2 and 2 is 4, 2 and 2 are 4, ये भी कई जगह आपको लिखा मिलेगा, आप कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। लेकिन जो एक सामान्य नियम है कि 2 अंक अगर एंड से जोड़े जाते हैं तो वर्ब कैसी प्रयोग होती है, सिंगुलर में प्रयोग होती है। तो 2 and 2 is 4, 5 and 5 is 10, बात समझ गए होंगे। 2 अंक हैं, ये देखिए 2 अंक की संख्या, इनको जब आपस में आप एंड के साथ जोड़ोगे तो वर्ब कैसी, सिंगुलर यूज करोगे। मैंने दोनों ही जगह इसका प्रयोग किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ सिंगुलर नाउन्स जोड़े में आते हैं, ये नाउन्स हमेशा जोड़े में आते हैं और सिंगुलर वर्ब प्रयोग होती है। इनके साथ तय है, ये आएगा तो उसके साथ वो जोड़ा अवश्य दिखेगा आपको, जैसे स्लो एंड स्टडी, ये दोनों जोड़े में आते हैं। तो जब भी जोड़े में आने वाले जो नाउन्स होंगे उनके साथ आप सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं, जैसे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब यहाँ विंस लगाया मैंने, विन नहीं लिखा है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंगुलर में एस या ईएस वर्ब में लगता है। सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है तो उसे क्या वर्ब में क्या जोड़ते हैं आप, फिर एस या ईएस जोड़ते हैं। तो स्लो एंड स्टडी दोनों एंड से भले ही जुड़े हैं लेकिन हम इन्हें सिंगुलर मानते हैं, तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ब्रेड एंड बटर, ये भी जोड़े में आता है, ब्रेड एंड बटर। इज़ अ रिच फूड, इज अ रिच फूड, बात समझ गए होंगे। जो जोड़े में आते हैं उनके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। कुछ ही हैं ऐसे नाउन जो हमेशा जोड़े में ही यूज किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ईच एवरी या नो का प्रयोग हो तो वर्ब सिंगुलर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार यहाँ से प्रश्न बनते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में भी। ईच एवरी या नो, याद रखिएगा, ईच एवरी या नो का प्रयोग हो तो वर्ब कैसा होता है, वर्ब सिंगुलर होता है। कैसा होता है, सिंगुलर का प्रयोग होता है। जैसे ईच मैन एंड ईच वीमेन, क्या, ईच मैन एंड ईच वीमेन इज ऑफ द सेम ओपिनियन, इज ऑफ द सेम ओपिनियन। ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ किसका यूज किया है, इसका यूज किया। किसका यूज किया है, इसका, क्योंकि मैंने बताया ईच एवरी या नो का प्रयोग हो तो वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। तो इसीलिए मैंने किसका यूज किया बच्चों, यहाँ पर देखिए ईच का प्रयोग किया, क्योंकि ईच आया है। और ईच हो या एवरी हो या नो हो, जैसे नो बॉय एंड नो गर्ल, यहाँ नो का यूज हो गया। अब हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे वॉज, क्योंकि नो, ईच, एवरी इन सब के साथ हमेशा हम लोग सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब 2 या अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट, ध्यान से देखिएगा, जब 2 या अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट ईदर और, नीदर नॉर और नॉर इन सब से जुड़े हों तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। मतलब ईदर और, नीदर नॉर ये सब आ जाएं, या और आ जाए या नॉर आ जाए, तो इनके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। 2 से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट अगर इससे जुड़े हों, 2 या 2 से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट इससे जुड़े हों इधर और नीदर नॉर से, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। वेरी सिंपल, जैसे रवि और हरि, क्या, जैसे रवि और हरि। ध्यान से देखिएगा, ये रवि और हरि। अब रवि और हरि और से जुड़े हैं ये 2 नाउन, 2 प्रॉपर नाउन किससे जुड़े हैं, और से, तो हम लोग वर्ब कैसी, सिंगुलर यूज करेंगे, हैज़। जैसे मोहन और सोहन, देखिए मोहन और सोहन, हैज़ गॉन टू आगरा, तो मोहन भी सिंगुलर, सोहन भी सिंगुलर, और से जुड़े हैं तो वैसे भी और आ जाए या ईदर और आ जाए, नीदर नॉर आ जाए, तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। इसलिए यहाँ पर हैज़ का यूज हुआ है, यहाँ पर भी हैज़ का यूज हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पीडीएफ को डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिए, थोड़ी लंबी वीडियो है लेकिन हर बातें मैंने डिस्कस की हैं जिससे आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। ध्यान से देखिएगा, अगले रूल को बढ़ते हैं। यदि एक सिंगुलर और दूसरा प्लूरल नाउन ईदर और नीदर नॉर और या नॉर से जोड़े जाएं तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। देखिए अभी तक 2 सिंगुलर नाउन थे, अभी अब की बार केस में क्या है, ईदर और नीदर नॉर से ही जुड़ेंगे लेकिन दोनों सिंगुलर नहीं होंगे। एक सिंगुलर होगा तो दूसरा कैसा होगा, प्लूरल। अभी तक दोनों सिंगुलर हुआ करते थे। जब दोनों सिंगुलर होते थे, ईदर और नीदर नॉर और या नॉर से जुड़े होते हैं, तो हम लोग किसका यूज करते थे, सिंगुलर वर्ब का यूज करते थे। लेकिन अब की बार एक सिंगुलर और दूसरा अगर प्लूरल होगा तो वर्ब कैसी होगी, दूसरे के अनुसार अर्थात प्लूरल होगी। जैसे नीदर सीता, पहला ये तो सिंगुलर है, नॉर हर फ्रेंड्स, अब यहाँ फ्रेंड नहीं है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स है तो ये प्लूरल हो गया। एक सिंगुलर दूसरा प्लूरल नीदर नॉर से जुड़ा हुआ है तो वर्ब कैसी हो जाएगी, प्लूरल। वेरी गुड, तो ये आप समझ चुके होंगे अच्छे से। जब कोई अगला रूल देखते हैं। जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट दूसरे नाउन के साथ
जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट दूसरे नाउन के साथ विद, टुगेदर विद, ये यहाँ पर कॉमन नहीं है, ये टुगेदर विद साथ में है, टुगेदर विद, एज वेल एज, बिसाइड्स से जोड़े जाएं तो क्रिया पहले आए हुए शब्द के अनुसार प्रयोग की जाती है। क्रिया मतलब जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आपकी लगेगी वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट दूसरे नाउन के साथ किससे जुड़ा हो, विद के साथ, टुगेदर विद के साथ, या एज वेल एज या बिसाइड के साथ जुड़ा हो, तो वर्ब के जो पहले जो भी वर्ब है वो किसके लगेगी, पहले शब्द के अनुसार लगेगी। जैसे देखिएगा, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैज़ मैंने लगाया है, क्यों, क्योंकि ही सिंगुलर है, वो एज वेल एज के साथ किससे जुड़ा हुआ है, हिज फ्रेंड्स। वैसे तो फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, लेकिन मैंने कहा कि जब कोई एक सिंगुलर दूसरे के साथ जुड़े जो कि प्लूरल हो तो हम लोग, और वो भी कंडीशन है क्या, कौन कौन, या तो एज वेल एज से जुड़ा हो या टुगेदर विद के साथ जुड़ा हो, इन सब के साथ जुड़ा होगा तो हम लोग यहाँ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, अर्थात पहले सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग करेंगे। जो सब्जेक्ट पहले आया है तो ही आया है, इसके अनुसार हैज़ हो जाएगा। लेकिन ये कंडीशन याद रखिएगा तभी जब ये किसके साथ जुड़े होंगे, विद, टुगेदर विद, एज वेल एज या बिसाइड से जुड़े होंगे तब। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट रूल हैं, बहुत ध्यान से इन्हें देखते रहिएगा। ओके, चलिए, जब दो नाउन या प्रोनाउन नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ते हैं तो वर्ब बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार लिखी जाती है। बाद में जो नाउन या प्रोनाउन आएगा उसके अनुसार वर्ब लिखोगे। कब, जब दो नाउन या प्रोनाउन नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ेंगे। जैसे नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स, तो बाद वाला आपका नाउन क्या है, हिज फ्रेंड्स, तो बाद वाले के अनुसार लिखोगे, पहले वाले के अनुसार नहीं। पहले वाले के अनुसार अगर लिखते तो यहाँ वर का यूज नहीं होता बल्कि वॉच का होता, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर। लेकिन इसके अनुसार नहीं, मैंने बोला जब नॉट ओनली बट ऑल्सो से दो नाउन या प्रोनाउन जुड़े हों तो बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ वर का यूज किया है। नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स वर पनिश्ड। ओके, वह नहीं बल्कि उसके मित्र भी दंडित किए गए। ठीक है, तो ये बात समझिएगा बहुत अच्छे से कि नॉट ओनली बट ऑल्सो से अगर दो नाउन या प्रोनाउन जुड़े हैं तो बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ कंडीशनल सेंटेंस हैं। कंडीशनल मतलब यदि लगा हो, या तो ऐसा हो, फिर या ऐसा होगा, कुछ कंडीशंस होंगी उसमें। तो कंडीशनल सेंटेंसेज की क्या दशा है वो भी समझ लेते हैं। कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ से प्रारंभ होने वाला क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। किसमें, याद रखिएगा इस बात को। मैंने क्या बोला, मैंने कहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। कौन, इफ से प्रारंभ होने वाला क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। तो जो पार्ट ऑफ सेंटेंस इफ से शुरू होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, अगला फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। बहुत आसानी से समझिएगा। जैसे इफ़ यू कम, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यू प्लूरल सब्जेक्ट है और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल यूज की जाती है, ना तो एस लगाया जाता है ना ही ई एस। तो इफ़ यू कम आई शैल हेल्प यू। अब ये दूसरा प्रिंसिपल क्लॉज है आपका, ये क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज। और ये इफ़ लगा हुआ कंडीशनल आपका सेंटेंस है। तो कंडीशनल सेंटेंस में जिस पार्ट ऑफ सेंटेंस के साथ इफ़ लगा होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, बाकी दूसरा क्लॉज जो बचता है वो किस में होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में। शैल लगा है, विल या शैल लगता है फ्यूचर इंडेफिनिट में। इसका मतलब ये वाला फ्यूचर इंडेफिनिट में है और इफ़ वाला पोर्शन किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल, कंडीशनल में जिसके साथ इफ़ लगा होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, बाकी फ्यूचर इंडेफिनिट में रहेगा। अगला सेंटेंस देखते हैं। यदि प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का वर्ब भी पास्ट में होगा। बहुत सिंपल है, जिन्होंने हमारे साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन बहुत अच्छे से पढ़ा है वो अच्छे से इसे समझ सकते हैं। वहाँ मैंने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट टेंस में बदल देते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर बात कही गई। यहाँ देखिए ही सेड, सेड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो जो अगला क्लॉज आएगा ये भी पास्ट में ही रहेगा। जैसे इसे ही इज रीडिंग अ बुक नहीं कर सकते हैं, चूँकि ही सेड ये पास्ट में है तो यहाँ पर भी वॉज आना अनिवार्य है। समझ तो गए होंगे मेरी बात कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का वर्ब भी किस में होगा, पास्ट में होगा। ये अगर सेड पास्ट में है तो इसके बाद दैट के बाद जुड़ने वाला जो भी क्लॉज है बच्चों ये भी किस में होगा, पास्ट में होगा। यहाँ इज का प्रयोग या विल का प्रयोग इन सबको हम नहीं कर सकते हैं, इसको पास्ट में ही रखना पड़ेगा। चलिए नरेशन के हिसाब से ये है, इसे आप अच्छे से समझ चुके होंगे। एक नोट है, बहुत अच्छे से समझ लेते हैं।
ये सबऑर्डिनेट क्लॉज यूनिवर्सल ट्रूथ, ये भी आप नरेशन अगर पढ़ा होगा आपने अच्छे से तो समझ सकते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ हैबिट प्रदर्शित करे तो वहाँ वो यथावत रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब ना तो उसका टेंस आप नहीं, जैसा अभी आप पढ़ रहे थे कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो आएगा वो भी पास्ट टेंस में रहेगा। लेकिन कभी कभी सबऑर्डिनेट क्लॉज में यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज फिर प्रिंसिपल क्लॉज के अनुसार टेंस में परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा आपको। जैसे यहाँ देखिए ही सेड, यहाँ जरूर सेड है, पास्ट में है, लेकिन अंदर देखिए द सन राइजेज इन द ईस्ट, राइजेज मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब यहाँ ये पास्ट इंडेफिनिट में नहीं बदला, क्यों नहीं बदला, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जो सदा सत्य रहने वाली बातें हैं, सार्वभौमिक सत्य है, सूरज पूरब से ही निकलता है, इसमें कोई परिवर्तन कभी नहीं हो सकता है, इसलिए इसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। देखिए कुछ एक वर्ब हैं जो जिनके साथ उसका कंपोनेंट आना तय होता है और उसी कंपोनेंट के साथ ही वो यूज किया जाता है। जैसे अगर लाए आप यूज करना चाहते हैं लाए, तो वो हमेशा टेल के साथ आएगा, कभी स्पीक अ लाए नहीं बोल सकते आप, टेल अ लाए, क्या स्पीक अ लाए नहीं बोल सकते। और ट्रुथ को कभी टेल ट्रुथ नहीं बोलते, टेल द ट्रुथ नहीं, बल्कि स्पीक द ट्रुथ, क्या स्पीक। तो टेल के साथ लाए और स्पीक के साथ क्या ट्रुथ, याद रखिएगा। जैसे सत्य बोलो तो सत्य बोलो में स्पीक ट्रुथ, स्पीक द ट्रुथ, स्पीक ट्रुथ। अब टेल ट्रुथ बोलोगे तो गलत है, आपको क्या बोलना होगा, ट्रुथ के लिए हमेशा स्पीक यूज करना होगा। और आप कभी कहो कि स्पीक अ लाए तो ये भी गलत है, वो टेल अ लाए होगा, क्या होगा, टेल अ लाए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पीडीएफ को डिस्कस करते हैं। अच्छे से देखिए, फटाफट एक एक बातें हम लोग देखते चलते हैं। सिंटैक्स ऑफ एडवर्ब की बात करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। एडवर्ब जिस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं उससे पहले प्रयोग किए जाते हैं। एक तो सिंपल बात यह है कि आप जानते हो एडवर्ब क्या करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, कर सकता है, एडजेक्टिव को क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। तो जिस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, जिसकी विशेषता बताएगा आकर उसके पहले, तो वही यूज कर दिया जाएगा भाई। जो एडजेक्टिव है जिसको मॉडिफाई कर रहा है उसी के पहले हम उस एडवर्ब का यूज कर लेते हैं। बहुत अच्छे से समझिएगा। जैसे इट इज़ वेरी हॉट टुडे, इट इज़ वेरी हॉट टुडे। अब ये हॉट एडजेक्टिव है, इसके पहले मैंने वेरी लगाया है, ये एडवर्ब है। तो जिस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, इट इज़ वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है, गर्मी को भी मॉडिफाई किया जा रहा है बहुत। तो बहुत जो शब्द आया है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, हॉट को। तो हॉट की डिग्री को बढ़ा रहा है कि बहुत गर्म है। तो इट इज़ वेरी हॉट टुडे, तो हॉट को क्या कर रहा है, वो मॉडिफाई कर रहा है। मॉडिफाई कौन कर रहा है, वेरी, तो वेरी हॉट के पहले आ जाएगा। तो जिस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा एडवर्ब उसके पहले आ जाएगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब के प्रयोग होने पर ऑब्जेक्ट के बाद, ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट आता है, ऐसी वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट आता है उसे क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। जिसे हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं, जिसके साथ कर्म आए, ऑब्जेक्ट आए। तो ऑब्जेक्ट आया हो अगर वर्ब के बाद, तो ट्रांजिटिव वर्ब के प्रयोग होने पर ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब लगाते हैं। जैसे राधा डिड हर वर्क, अब राधा डिड, यहाँ तो वर्ब आ गया, हर वर्क, हर वर्क ये इसका ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट के बाद क्या, केयरफुली, और ये केयरफुली क्या है, एडवर्ब। केयरफुली क्या है, एडवर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब के प्रयोग होने पर ऑब्जेक्ट के बाद आप एडवर्ब यूज करेंगे। मतलब ऐसी वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट भी उसका आया हो, तो ऑब्जेक्ट के बाद ही आप एडवर्ब का यूज कर सकते हैं। राधा डिड हर वर्क केयरफुली, तो राधा डिड वर्ब है, हर वर्क ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के बाद केयरफुली क्या यूज हुआ है, एडवर्ब है। एडवर्ब आपकी वर्ब की विशेष, वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। तो याद रखिएगा यहाँ वर्ब को मॉडिफाई किया है कि राधा डिड हर वर्क केयरफुली, राधा ने अपना काम ध्यानपूर्वक किया। कैसे किया, ध्यानपूर्वक किया। तो काम करने की विशेषता क्या है कि वो ध्यानपूर्वक किया, तो वर्ब को यहाँ मॉडिफाई किया गया है। तो आपका एडवर्ब क्या करेगा, वर्ब को मॉडिफाई करेगा, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा। ध्यान से समझिएगा। लेकिन जिस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है अगर उसके साथ ऑब्जेक्ट आया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या करेंगे, एडवर्ब का यूज करेंगे। ये बात ध्यान में रखना है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इससे एक नोट वाला फैक्चुअल बात है, जरा ध्यान में रखिएगा। ऑब्जेक्ट न हो तो वर्ब के बाद एडवर्ब आता है। ध्यान रखिएगा, क्या, ऑब्जेक्ट न हो तो वर्ब के बाद एडवर्ब आता है। बहुत सिंपल है। अगर ऑब्जेक्ट आया है तो ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब एडवर्ब लगाओगे। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया है, मतलब इनट्रांजिटिव वर्ब है, तो सीधे वर्ब के बाद ही आप क्या लगा दोगे, एडवर्ब लगा दोगे। वेरी सिंपल। जैसे ही रन्स स्लोली, रन्स के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आए तो डायरेक्ट हमने स्लोली, स्लोली मतलब एडवर्ब लगा दिया। ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ही रन स्लोली, वह दौड़ता तो है लेकिन कैसे, धीरे धीरे।
एडवर्ब प्रीपोजिशन के पहले आता है, एक बात ये भी याद रखिएगा, एडवर्ब प्रीपोजिशन के पहले आता है। वी सैट ऑलमोस्ट इन द शेड, अब ये प्रीपोजिशन के पहले आता है, प्रीपोजिशन आपका इन है और इनके पहले क्या है, ऑलमोस्ट, क्या है, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट आपका क्या है, एडवर्ब है। चलिए तो याद रखिएगा एडवर्ब का प्रयोग प्रीपोजिशन के पहले करते हैं। एडवर्ब इनफ का प्रयोग एडजेक्टिव के बाद होता है, ये याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा केस है, इनफ के बाद ही, मतलब एडवर्ब जो इनफ है इसका प्रयोग एडजेक्टिव के बाद आप करते हैं। जैसे वैसे तो एडजेक्टिव के पहले होता है एडवर्ब का प्रयोग, जैसा अभी वेरी काइंड, काइंड क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले क्या है, वेरी, तो वेरी क्या है, एडवर्ब। लेकिन एक इनफ जो वर्ड है, एडवर्ब इनफ, इसका प्रयोग एडजेक्टिव के बाद होता है, इसका प्रयोग एडजेक्टिव के बाद। जैसे योर पे इज़ गुड इनफ, अब ये गुड एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब यूज हो रहा है इनफ, तो इनफ एक ऐसा एडवर्ब है जो एडजेक्टिव के बाद प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा इनफ, वेरी इंपॉर्टेंट। समय का बोध कराने वाला एडवर्ब वर्ब के पहले आते हैं, वैसे तो वर्ब के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा प्रयोग किए जाते हैं क्या, आपके एडवर्ब, लेकिन समय का अगर बोध कराते हों तो समय के बोध कराने वाले जो एडवर्ब होते हैं ये वर्ब से भी पहले आ जाते हैं। जैसे ही ऑलवेज, ऑलवेज क्या है, समय का बताता है, वह हमेशा, ही ऑलवेज लॉफ्ड एट अ गुड जोक, वो हमेशा अच्छे मजाकिया लहजे पर हंसता है, तो ही ऑलवेज लॉफ्ड एट अ गुड जोक। ही ऑफन, ऑफन भी क्या, समय, प्रायः, ऑफन का मतलब प्रायः, ये समय, तो जो समय प्रदर्शित करने वाले एडवर्ब होते हैं वो वर्ब के पहले आते हैं। अमूमन बाकी एडवर्ब के साथ ऐसा नहीं होता, बाकी एडवर्ब वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं, याद रखिएगा। लेकिन जो समय प्रदर्शित करने वाले जैसे ऑलवेज, ऑफन, ये सब जो हैं ये सब हमेशा वर्ब के पहले आते हैं। एडवर्ब नॉट का प्रयोग सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के मध्य किया जाता है। जिन्होंने टेंस पढ़ा है बहुत अच्छे से समझते हैं कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे आई डू नॉट नो, तो डू के बाद नॉट और वर्ब नो से पहले, ऐसे यहाँ पर हैव के बाद नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट और मेन वर्ब से पहले, सीन से पहले, सीन से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के बीच में हम लोग एडवर्ब नॉट का प्रयोग करते हैं। और नॉट भी एक क्या है, एडवर्ब है, याद रखिएगा, जो नेगेटिव सेंटेंसेज में आपको, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज में आपको देखने को मिलता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। वेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री में तथा मच का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में के साथ किया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। क्या, वेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री और मच का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के साथ किया जाता है। जैसे आई एम वेरी सैड, ये वेरी का यूज हुआ है और ये सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव डिग्री का है, कोई तुलना नहीं हुई है। अब पॉजिटिव डिग्री में कोई तुलना नहीं होती, कंपैरेटिव डिग्री में दो नाउन या प्रोनाउंस के बीच में तुलना किया जाता है। तो अगला सेंटेंस है, जैसे ध्यान से देखिएगा, एक सेकंड, अगला सेंटेंस देखिएगा, ही इज़ मच बेटर, ही इज़ मच बेटर देन हरी, ही इज़ मच बेटर देन हरी। अभी सेंटेंस कैसा है, ही इज़ मच बेटर देन हरी। अब यहाँ देखिए बेटर आ गया ना, गुड की कंपैरेटिव डिग्री है, बेटर क्या है, गुड की कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री आ गया तो मैंने कहा किसका प्रयोग करोगे, मच का, तो ये देखो मच का प्रयोग हुआ, ही इज़ मच बेटर देन हरी। और वहीं पॉजिटिव डिग्री है तो क्या यूज करोगे, वेरी का यूज करोगे। चलिए आगे अगले पीडीएफ की ओर बढ़ते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ वेरी तथा पास्ट पार्टिसिपल के साथ मच का प्रयोग होता है, ये भी याद रखिएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसे कहोगे, जिसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी रहेगी। पास्ट पार्टिसिपल किसे कहोगे, जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी रहेगी। तो अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करते हैं तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो उसके पहले आप वेरी का यूज करोगे। वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो उसके पहले आप किसका यूज करोगे, वेरी का यूज करोगे। और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आप उसके साथ किसका यूज करोगे, मच का। तो बस बहुत सिंपल है कि पास्ट पार्टिसिपल आएगा तो मच लगाना, जैसे ही वॉज मच इंटरेस्टेड। और प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी तो उसके साथ क्या लगाना है, वेरी याद लगाना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में, एसएससी वगैरह में। तो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, ही वॉज मच इंटरेस्टेड। ओके, बोर्ड परीक्षाओं में भी यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। चलिए येट और स्टिल दोनों एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये भी याद रखिएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ टाइम जैसे ऑलवेज, ऑफन, येट, स्टिल, ये सब क्या है, जो समय बताते हैं ऐसे एडवर्ब, वो सब क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। और ये वाक्य के अंत में आते हैं। वैसे तो सारे के सारे एडवर्ब ऑफ टाइम वर्ब से पहले आते हैं। जितने एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं, चाहे वो ऑलवेज हो, चाहे वो ऑफन हो, नेवर हो, ये सब के सब कहाँ आते हैं, वर्ब से पहले आते हैं। लेकिन दो ऐसे एडवर्ब ऑफ टाइम हैं जो वर्ब के बाद आते हैं, जैसे येट और स्टिल, ये वाक्य के अंत में आते हैं। जैसे ही हैज़ नॉट कम येट, अब ये क्या है, ही हैज़ नॉट कम येट, येट क्या है, लास्ट में आया है, ही हैज़ नॉट कम येट।
तो ये दो ही एडवर्ब ऑफ टाइम है जो सेंटेंस के लास्ट में आपको देखने को मिलते हैं। वैसे एडवर्ब ऑफ टाइम वर्ब के पहले आते हैं सेंटेंस में। ये बहुत ही फैक्चुअल बात है, आपको पता होनी चाहिए। एक बात और याद रखिएगा, हार्डली, बेयरली, स्कार्सली तीनों शब्द नकारात्मक अर्थ में प्रयोग में लाए जाते हैं। हार्डली नेगेटिव सेंस में यूज किए जाते हैं, हार्डली, बेयरली, स्कार्सली तीनों शब्द कैसे होते हैं, नेगेटिव सेंस में यूज होते हैं। और आप जानते हैं कि एनी का प्रयोग केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंस में ही वाक्य तभी किया जाता है। तो यहाँ पर एनी का यूज हुआ है। क्यों एनी का यूज आप कर पाए, चूँकि यहाँ हार्डली लगा है, और हार्डली लगने से आप समझ सकते हैं कि सेंस कैसा हो गया है, निगेटिव। और निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंस हो तभी आप किसका यूज कर सकते हैं, एनी का। पॉजिटिव सेंस में आप एनी का यूज नहीं करते हैं। तो हार्डली, बेयरली और स्कार्सली तीनों शब्द कैसे होते हैं, निगेटिव सेंस में यूज किए जाते हैं। जैसे ही हैज हार्डली एनी मनी, मुश्किल उसके पास पैसा हो, मतलब निगेटिव है कि उसके पास, मतलब इस सेंस कैसा आ रहा है, निगेटिव कि उसके पास पैसा नहीं है। तो हार्डली, बेयरली, स्कार्सली याद रखिएगा, इन तीनों का प्रयोग ही हम लोग नेगेटिव सेंसेस में करते हैं। चलिए अगले पीडीएफ की ओर बढ़ते हैं। अब बात आ गई है बड़े ही इंपॉर्टेंट सिंटैक्स की, जिसे हम लोग सिंटैक्स ऑफ प्रीपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंटैक्स ऑफ प्रीपोजिशन कहते हैं। इसमें तमाम तरह के प्रीपोजिशन की हम लोग चर्चा करेंगे। साधारणतया प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट के पूर्व रखा जाता है। ये कॉमन बातें हैं जो आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि वैसे तो ऑब्जेक्ट के पहले क्या होता है, प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, किंतु ऑब्जेक्ट अगर हुम हो, विच हो, व्हाट हो, याद रखिएगा जब ऑब्जेक्ट हुम, विच या व्हाट है तो प्रीपोजिशन वाक्य के अंत में आ जाता है। यही इस रूल का स्पेसिफिकेशन है। वैसे तो ऑब्जेक्ट के पहले लगाया जाएगा, वैसे तो ऑब्जेक्ट के पहले लगाया जाएगा, ही सैट ऑन द टेबल, तो अब टेबल के पहले आ गया, ऑब्जेक्ट के पहले आ गया ऑन। लेकिन जब कभी ऑब्जेक्ट स्वयं हुम हो या विच हो या व्हाट हो तब ये प्रीपोजिशन कहाँ जाएंगे, तब ये प्रीपोजिशन वाक्य के अंत में चले जाते हैं। जैसे दैट इज़ द मैन हुम वी वर लुकिंग फॉर, अब ये फॉर क्या आ गया, ये प्रीपोजिशन आपका किस में आ गया, लास्ट में आ गया। क्यों, क्योंकि दैट इज़ द मैन, ये वही आदमी है, हुम, ये हुम क्या है, उसी आदमी के लिए यूज हुआ है ऑब्जेक्ट के तौर पर। किसके तौर पर, ऑब्जेक्ट के तौर पर। दैट इज़ द मैन हुम वी वर लुकिंग फॉर, तो फॉर क्या आ गया, लास्ट में आ गया। तो जब कभी ऑब्जेक्ट के रूप में हुम, विच या व्हाट आ जाए तब भी हम लोग क्या करते हैं, प्रीपोजिशन को लास्ट में यूज करते हैं, अन्यथा हम लोग प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट के पहले लगा देते हैं। ये केस याद रखिएगा, हुम, विच या व्हाट। चलिए कंडीशंस को बहुत ध्यान से समझते चलिएगा। बहुत नियमों की एक श्रृंखला है बहुत अच्छे से, लेकिन हर एक नियम मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं जिससे आप कहीं पर भी कंफ्यूज ना हो। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसे अच्छे से समझाऊंगा आपको। जब वाक्य रिलेटिव प्रोनाउन दैट, जब वाक्य में क्या हो, रिलेटिव प्रोनाउन दैट हो तो प्रीपोजिशन अंत में रखा जाता है। ये भी एक केस है कि रिलेटिव प्रोनाउन अगर दैट का यूज हुआ हो, दैट का यूज हुआ हो तो हम लोग प्रीपोजिशन अंत में रखते हैं। जैसे दिस इज़ द मैन दैट वी आर लुकिंग फॉर, जैसे अभी आपको बताया था हुम, विच या व्हाट हो तब भी प्रीपोजिशन लास्ट में जाता है, और रिलेटिव प्रोनाउन दैट हो तब भी आपका प्रीपोजिशन कहाँ जाता है, लास्ट में जाता है। चलिए अगले रूल की ओर बढ़ते हैं। निम्न वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता, वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिए कि बिल्कुल कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आस्क, एंटर, इन्फॉर्म, लव, ओबे, ऑर्डर, रिजेंबल, रीच, साइन, असिस्ट, एसेंड, ये सब ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन, जिनके बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग आप नहीं करते हैं। आस्क, एंटर, इन्फॉर्म, लव, ओबे, ऑर्डर, रिजेंबल, रीच, साइन, असिस्ट और एसेंड, ये ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद आप प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। इसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट आया होगा उसके पहले आप प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। इनका प्रयोग याद रखिएगा, कुछ प्रीपोजिशन है जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं, इनका प्रयोग ध्यान से देखिएगा, इनका प्रयोग, एक सेकंड, ओके, हाँ यहाँ से देखिएगा कि इनका प्रयोग हम कहाँ करेंगे, तो इनका प्रयोग हम स्थिरता के लिए तथा इनटू का प्रयोग हम गति के लिए करते हैं। याद रखिएगा जहाँ मोशन की बात होगी इनटू लगाएंगे और जहाँ स्थिरता की बात होगी इन लगाएंगे। जैसे ही इज सिटिंग इन द रूम, स्थिर, वो कमरे में बैठ रहा है, तो अब क्या है, वो सिटिंग बैठ रहा है, स्थिरता है तो इनका यूज कर दिया है। अब कमरा क्या है, कमरे में बैठोगे तो स्थिर ही रहोगे, ऑब्वियसली एक स्टेबिलिटी का सेंस आ रहा है। द फॉक्स फेल इनटू द वेल, अभी हम मोशन है, क्यों, फॉक्स फेल इनटू द वेल, कुएं में गिरा, गिरी फॉक्स, तो अभी क्या है, गिरी, मोशन, गिरना, तो मोशन है इसमें। तो याद रखिएगा कुएं में कोई गिरेगा भाई तो मोशन में रहेगा ना, तो जहाँ मोशन का सेंस आएगा, गति का सेंस आएगा, वहाँ इनटू का यूज करेंगे। स्टेबिलिटी का सेंस आएगा, स्थिरता का सेंस आएगा तो इनका यूज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है नियम ये, और उससे भी अधिक इंपॉर्टेंट आगे के नियम है ये।
बड़े नगरों के लिए इन याद रखिएगा, छोटे नगरों या छोटे स्थानों के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एट का, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे सोनिया गांधी लिव्ड इन दिल्ली, दिल्ली क्या है, एक बड़ा महानगर है, ये क्या है, बड़ा नगर है, तो यहाँ पर इनका यूज करेंगे आप। बड़े नगरों के लिए इनका प्रयोग, छोटे नगरों या छोटे स्थानों के लिए हम लोग एट का यूज करते हैं। जैसे ही मेट मी एट सारनाथ, सारनाथ एक छोटा स्थान है जो बनारस जिले में है, कहाँ है, बनारस जिले में, तो बनारस बड़ा है, तो ही मेट मी एट सारनाथ इन वाराणसी, ही मेट मी एट सारनाथ इन वाराणसी, तो वाराणसी के पहले हमने किसका यूज किया है, इनका यूज किया है। सारनाथ के पहले मैंने किसका यूज किया है, एट का यूज किया है। क्यों, सारनाथ एक कंपैरेटिवली बनारस से छोटा प्लेस है, तो छोटे स्थान के लिए एट का यूज करते हैं, और बिगर प्लेसेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। चलिए अगले रूल की ओर बढ़ जाते हैं। दो के लिए बिटवीन तथा दो से अधिक होने पर एमंग का यूज किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम किन्हीं दो लोगों के बीच की बात करेंगे, कोई डिस्ट्रीब्यूशन या कोई भी केस हो जो दो लोगों के बीच है, तो बिटवीन यूज करेंगे, दो से अधिक लोग हैं तो एमंग का यूज करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द ऑरेंजेज एमंग द बॉयज़, अब यहाँ एमंग का यूज मैंने क्यों किया है, क्योंकि एमंग द बॉयज़ ये दो लोग नहीं हैं, दो से अधिक लोग हैं, बच्चों में बांट दिया अध्यापक ने ऑरेंजेज को। लेकिन वहीं पर अगर मैं कह दूँ द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द ऑरेंजेज बिटवीन राम एंड श्याम, यहाँ निश्चित हो गया कौन कौन, राम एंड श्याम, निश्चित हो गया, क्या निश्चित हो गया, राम एंड श्याम, दो लोग निश्चित हो गए, दो लोग निश्चित हो गए, तो हमने किसका यूज कर दिया है, बिटवीन का यूज कर दिया है। तो जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच कोई डिस्ट्रीब्यूशन या किसी तरह की इस तरह की परिस्थितियां देखने को मिलेंगी दो लोगों के बीच, दो के लिए, तो बिटवीन दो से अधिक होने पर एमंग का यूज करते हैं। चलिए अगले रूल की ओर बढ़ते हैं। बिसाइड का प्रयोग बगल के अर्थ में, जबकि बिसाइड्स का प्रयोग अतिरिक्त के अर्थ में होता है, बहुत अच्छी बात है। बिसाइड का प्रयोग बगल के बगल, और बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त, याद रखिएगा, अतिरिक्त, एडिशनल। जैसे देयर इज़ अ मैंगो ट्री बिसाइड माई हाउस, व्हाट, देयर इज़ अ मैंगो ट्री बिसाइड माई हाउस, एक आम का पेड़ है जो मेरे घर के बगल है, बगल के अर्थ के लिए बिसाइड, और के अतिरिक्त के अर्थ के लिए क्या, बिसाइड्स। जैसे ही गेव मी एन एप्पल बिसाइड्स मैंगो, अब उन्होंने क्या कहा, ही गेव मी एन एप्पल बिसाइड्स मैंगो, उसने मुझे एक सेब दिया, किसके अतिरिक्त, बिसाइड्स मैंगो, आम के अतिरिक्त। तो यहाँ बिसाइड्स के अतिरिक्त के अर्थ में बिसाइड्स, और के बगल के अर्थ में बिसाइड का यूज करते हैं। चलिए अगले पीडीएफ की ओर मूव कर जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत जल्दी से खत्म करते हैं वीडियो को, और एक एक बातें आप अच्छे से सीखते रहिए हमारे साथ। सिंस निश्चित समय के लिए प्रयोग किया जाता है, और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए समयावधि या अनिश्चित समय कह सकते हैं। अब देखिए निश्चित समय को मैंने टेंस में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, चूँकि जो परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंसेस होते हैं जिसमें वर्ब का टाइम भी दिया होता है उसमें सिंस या फॉर का यूज हम लोग देखते हैं। देखिए कुछ एक चीज़ें हैं जो की पॉइंट से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ओ क्लॉक आता है, क्या आता है, ओ क्लॉक, जैसे 2 o'clock 3 o'clock, तो ये याद रखिएगा। ओ क्लॉक आता है तो इसके साथ सिंस का यूज करो, ये निश्चित माना जाता है। मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, ये सब, मॉर्निंग, नाइट, या आपको ईयर का नेम दे देगा 1992, डे का नेम दे देगा, तो ये सब निश्चित माने जाते हैं। मॉर्निंग, ओ क्लॉक, नाइट, नेम ऑफ द डे, नेम ऑफ द ईयर, ये सब क्या हैं, डेफिनिट हैं, निश्चित हैं, और इनके साथ हम लोग सिंस का यूज करते हैं। वहीं पर फॉर, जैसे 2 घंटे, आवर्स दे दिया, 2 hours, 3 hours, 4 hours, 2 days, 3 days, 4 days, जिसमें कुछ निश्चित नहीं रहेगा, जो एक पीरियड शो करेगा आपका, तो वो पीरियड ऑफ टाइम होगा, उसके साथ हम लोग फॉर का यूज करते हैं। बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं। ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग आ गया ना, मैंने बोला था मॉर्निंग आ जाए, ओ क्लॉक आ जाए, इवनिंग आ जाए, नाइट आ जाए, नेम ऑफ द डे आ जाए, नेम ऑफ द डे आ जाए, नेम ऑफ द ईयर आ जाए, तो ये सब के साथ हम लोग सिंस का यूज करते हैं। वहीं पर फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे 2 days, 3 days, लंबे समय से, कुछ निश्चित नहीं रहेगा। शी हैज़ बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये लॉन्ग टाइम क्या, निश्चित समय थोड़ी, इसके साथ हम लोग फॉर लगाएंगे। लंबा समय, कितना लंबा समय, कोई डेट बताया है क्या, कोई दिन बताया है क्या, सुबह से शाम से रात से कुछ बताया है क्या, नहीं, तो इसके साथ हम लोग फॉर का यूज करेंगे। तो जो पीरियड ऑफ टाइम होगा उसके लिए फॉर का यूज करोगे, और जो पॉइंट ऑफ टाइम आपका होगा, निश्चित समय होगा, उसके लिए आप सिंस का यूज करोगे। चलिए थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। फ्रॉम, ये फ्रॉम और टू कई बार पूछा गया एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसे। फ्रॉम का जो आप प्रयोग करोगे वो अलग होने के अर्थ में करोगे, से, इसका मीनिंग क्या आएगा हिंदी में, से। और टू का प्रयोग आप को के अर्थ में करोगे, और को का अर्थ किसके, जोड़ने के अर्थ में। को क्या बोलोगे, जोड़ने के अर्थ में। देखो अभी आप समझ जाओगे कैसे जोड़ना और कैसे अलग होना है। जैसे ही केम फ्रॉम आगरा, ही केम फ्रॉम आगरा, वो आगरा से आया। अब आया तो आगरा छोड़ दिया ना, जैसे ये आगरा है, आगरा से चला आया, तो आगरा से अलग हो गया वो व्यक्ति,
आगरा से क्या हो गया, ये आपका आगरा है और आगरे से वो चला है तो आगरा से क्या हो गया, वो अलग हो गया। तो अलग होने के अर्थ में जो से आता है उसे फ्रॉम कहते हैं। ही केम फ्रॉम आगरा, वह आगरा से आया। एक और एग्जाम्पल देखिएगा यहाँ पर, ही इज़ गोइंग फ्रॉम इलाहाबाद टू आगरा। ही इज़ गोइंग फ्रॉम इलाहाबाद टू आगरा, वह इलाहाबाद से आगरा जा रहा है। तो जहाँ जा रहा है वहाँ जुड़ जाएगा वो जाकर, मतलब उससे मिलने जा रहा है। तो टू आगरा, टू जोड़ने के अर्थ में होता है कि वो आगरा को जा रहा है, कहाँ से, फ्रॉम इलाहाबाद, तो इलाहाबाद से वो अलग हो रहा है। तो अलग होने के अर्थ में से, तो इलाहाबाद से कहाँ जा रहा है, को आगरा, कहाँ जा रहा है, आगरा को जा रहा है वो। तो आगरा में वो जुड़ रहा है जाकर, और अलग कहाँ से हो रहा है, इलाहाबाद से। तो अलग होने के अर्थ में जो से आता है उसे फ्रॉम, और जुड़ने के अर्थ में जो को आता है उसके लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। जहाँ से जाओगे उसे फ्रॉम, जहाँ को जाओगे उसे टू, याद रखिएगा इस बात को। चलिए अगले पॉइंट्स को देखते हैं। जैसे ऑन का प्रयोग, ध्यान से देखिएगा, जैसे ऑन का प्रयोग, ऑन का प्रयोग वस्तु को स्पर्श करने की स्थिति में होता है। जब कोई वस्तु एक दूसरी वस्तु को स्पर्श कर रहा होगा तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट। बुक क्या है, टेबल पर है, ये बुक है, और किस पर है, ये टेबल पर है। तो टेबल पर है, जब बुक जो है टेबल पर रखी गई हो, इसका मतलब वो टेबल को स्पर्श कर रही है बुक। तो स्पर्श करने की अवस्था में हम लोग ऑन का यूज करते हैं। तो द बुक इज़ ऑन द टेबल। वहीं पर ओवर का यूज अगर करने की बात आएगी, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, अगर बात करें कि ओवर का यूज कहाँ करते हैं, बहुत अच्छा डिफ्रेंशिएशन है इसके बीच में। ओवर का प्रयोग तब करते हैं जब वस्तु ऊपर हो, स्पर्श न करे। ऊपर तो हो लेकिन वो स्पर्श न करे। वेरी सिंपल, द फैन इज मूविंग ओवर आवर हेड, पंखा हमारे सिर के ऊपर घूम रहा है। अब वो सिर पर थोड़ी घूम रहा है, आपका पंखा आपके सिर को टच थोड़ी कर रहा है, नहीं कर रहा है, आपके ऊपर है लेकिन स्पर्श न करे। ऊपर हो लेकिन स्पर्श न करे तो ओवर, ऊपर हो लेकिन स्पर्श करे तो ऑन। ये दोनों ही केस आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एक केस और है एबव का, कि एबव का यूज आप कहाँ करते हैं। तो एबव का प्रयोग ऊपर छितराई हुई स्थिति में, ऊपर छितराई हुई स्थिति में होता है। जैसे क्लाउड्स, बादल, द क्लाउड्स आर होवरिंग ओवर, सॉरी एबव और हेड। एबव और ओवर में बहुत कम अंतर है, दोनों स्पर्श नहीं करते हैं, लेकिन जो एबव है उसमें जो वस्तु आपके ऊपर है वो छितराई हुई, आच्छादित करती हुई रहती है। मतलब एक तरीके से वो एक लंबे सतह को कवर करती है, लेकिन स्पर्श ये भी नहीं करती है। तो एबव का यूज करेंगे, वो छितराई स्कैटर्ड फॉर्म में रहेगी चीज़ें। तो क्लाउड क्या है, फैला हुआ रहता है। तो द क्लाउड्स वर होवरिंग, घूम रहा है, एबव और हेड हमारे सिर के ऊपर। तो ये है, एबव भी आप सीख गए, ओवर भी सीख गए, और ऑन में स्पर्श करेगा, ओवर में स्पर्श नहीं करता लेकिन ऊपर रहता है, और एबव में ऊपर तो रहता है, स्पर्श भी नहीं करता लेकिन छितराई हुई अवस्था में वो रहता है। चलिए अगले रूल की ओर बढ़ते हैं। विद का प्रयोग इंस्ट्रूमेंट के लिए होता है। विद का प्रयोग किसके लिए, इंस्ट्रूमेंट के लिए, मतलब यंत्रों के लिए, उपकरणों के लिए। ही कट द एप्पल विद हिज नाइफ। नाइफ क्या है, एक प्रकार की मशीन है, इंस्ट्रूमेंट है, एक प्रकार की क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट मतलब जो आपके कार्य को आसान करते, वही मशीन कहलाती है। तो चाकू क्या है, काटने के काम को आसान करती है, नहीं तो सेब काटने में मुश्किल होगी आपको, चाकू से आप आसानी से काट सकते हैं। तो जब किसी यंत्र या इंस्ट्रूमेंट की बात होगी तो उसके साथ आप विद लगाएंगे। बाई का प्रयोग एजेंट के रूप में होता है। किसके रूप में, एजेंट। एजेंट मतलब जो काम करे, उसके लिए आप किसका यूज करते हैं, बाई का। जैसे ही वॉज किल्ड बाय अ मैन, वह एक आदमी के द्वारा, मैड मैन, वह एक पागल आदमी के द्वारा मारा गया। ही वॉज किल्ड बाई अ मैड मैन। तो ये जो मैड मैन है इसके पहले बाई लग रहा है, तो एजेंट के रूप में हुआ ना। बाई का प्रयोग एजेंट के रूप में होता है। तो एजेंट जो काम करवाता है, तो बाई का प्रयोग एजेंट के रूप में। दूसरे के द्वारा जो काम हो रहा है उसके पहले आप क्या लगा दोगे, बाई का यूज करोगे। बाई का प्रयोग समय दर्शाने के लिए भी होता है। बाई का प्रयोग किसके लिए, समय दर्शाने के लिए भी होता है। जैसे ये बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है, आई शैल रिटर्न बाई 3 o'clock। आई शैल रिटर्न बाई 3 o'clock। मैं 3 बजे तक लौटूंगा। मैं कब तक लौटूंगा, 3 बजे तक लौटूंगा। तो आई शैल रिटर्न बाई 3 o'clock, समय दिखाने के लिए भी, जब भी एग्जैक्ट टाइम एकदम बताया जाए तब आप बाई का यूज कर लेते हैं। बिहाइंड का अर्थ पीछे के लिए होता है। बिहाइंड का अर्थ किसके लिए, पीछे के लिए होता है। यू डिड नॉट लुक बिहाइंड, तुमने पीछे नहीं देखा। यू डिड नॉट लुक बिहाइंड, यू डिड नॉट लुक बिहाइंड। तो बिहाइंड का, बिसाइड अलग है, बिहाइंड अलग है। बिहाइंड पीछे के लिए, बिसाइड के बगल और बिसाइड्स के अतिरिक्त, ये तीनों को याद रखना। बिसाइड
के बगल के अर्थ में, बिसाइड्स के अतिरिक्त के अर्थ में, और बिहाइंड मतलब पीछे के लिए, याद रखिएगा। चलिए अगले पीडीएफ को डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छे से एक चीज़ देखते चलिए। आफ्टर का अर्थ पीछे होता है, के पीछे होता है, याद रखिएगा। आफ्टर का अर्थ क्या, के पीछे होता है। जैसे द डॉग रैन आफ्टर अ थीफ, कुत्ता दौड़ा के पीछे, किसके पीछे भाई, तो थीफ के। चोर के पीछे कुत्ता दौड़ा, तो अभी देखो के पीछे के अर्थ में किसका प्रयोग होता है, आफ्टर का। द डॉग रैन आफ्टर अ थीफ, द डॉग रैन आफ्टर अ थीफ, एक चोर के पीछे कुत्ता दौड़ा। तो के पीछे के अर्थ में किसका प्रयोग करते हैं, आफ्टर का प्रयोग करते हैं। तो आफ्टर का अर्थ, आफ्टर का जो अर्थ निकलेगा सेंटेंस में वो क्या है, के पीछे। द डॉग रैन आफ्टर अ थीफ। दो समान वस्तुओं को, अगले नियम को देखते हैं, दो समान वस्तुओं को एंड तथा विरोध करने वाले वाक्यों को बट जोड़ता है, याद रखिएगा। बट क्या करेगा, दो विरोधी वाक्यों को, और एंड कैसा, दो समान अर्थ देने, मतलब समानता प्रदर्शित करने वाले वाक्यों को। जैसे योर ब्रदर कम एंड मेट मी, तुम्हारा भाई आया और मुझसे मिला, ये सकारात्मक बात है। एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले क्लास एक तरीके से फ्रेजेज हैं। कैसे, योर ब्रदर केम, तुम्हारा भाई आया, एंड मेट मी, और मुझसे मिला, सकारात्मक है। आया ही इसीलिए क्योंकि उसे मुझसे मिलना था, वो मिल गया। विरोध कहीं नहीं है। विरोध क्या है, योर ब्रदर केम हियर बट ही डिड नॉट मीट मी, तुम्हारा भाई यहाँ आया लेकिन वो मुझसे नहीं मिला, ये विरोध है। क्योंकि वो आया तो लेकिन मिला नहीं, विरोध है दोनों में। आया था मिलने के लिए लेकिन मिला नहीं, विरोध है। अब यहाँ पर क्या विरोध नहीं है, योर ब्रदर केम एंड मेट मी, तुम्हारा भाई आया और मुझसे मिल गया, तो दोनों में विरोध नहीं, तो एंड लगा दिया। लेकिन बट कहाँ लगाएंगे, बट वहाँ लगाएंगे जहाँ दोनों में विरोध रहेगा। तुम्हारा भाई आया लेकिन मुझसे मिला नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। और दो में से एक विकल्प प्रस्तुत करता है। और का प्रयोग कहाँ करते हो, विकल्प के तौर पर जहाँ बातें की गई हों। जैसे आई वॉन्ट अ बॉल और अ बैट, मुझे या तो बॉल चाहिए या तो बैट, ये ऑप्शन है आपके पास। क्या है, या तो बॉल लेगा या तो बैट लेगा। आर का प्रयोग नहीं तो के अर्थ में नहीं होता, ये बात तो बिल्कुल सही, निगेटिव सेंस में नहीं। आपको एक तो चाहिए ना, आई वॉन्ट अ बॉल और अ बैट, मुझे या तो एक बैट चाहिए या तो एक बॉल चाहिए। चलिए, तो और आपके सामने विकल्प रखता है, क्या रखता है, ऑप्शंस रखता है, या तो ये या तो ये। ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सब जोड़े में प्रयोग होते हैं। कैसे, जोड़े में प्रयोग किए जाते हैं। ईदर को अकेला नहीं यूज कर सकते, जब भी आएगा ये ईदर और आएगा। नीदर को आप अकेला नहीं कर सकते, ये नीदर नॉर आएगा। नॉट ओनली आप अकेले नहीं यूज कर सकते, नॉट ओनली आएगा तो बट ऑल्सो भी आएगा साथ में। जैसे सेंटेंस देखिए, ही वॉज नॉट ओनली अ पॉलिटिशियन, वह केवल एक पॉलिटिशियन नहीं है, बट ऑल्सो अ राइटर, वो केवल एक पॉलिटिशियन नहीं बल्कि एक लेखक भी है। ही वॉज नॉट अ, वह न केवल एक पॉलिटिशियन थे बल्कि एक क्या थे, राइटर भी थे। तो यहाँ पर देखिए नॉट ओनली आया है तो उसके साथ बट ऑल्सो भी आया है। नीदर आया है यहाँ पर तो देखिए फिर नॉर भी आया है। ईदर आया है यहाँ पर तो फिर देखो और भी आया है यहाँ पर। ईदर यू और योर ब्रदर मस्ट गो देयर, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। तो बात समझिए, नीदर आएगा तो नॉर आएगा, नॉट ओनली आएगा तो बट ऑल्सो आएगा, ईदर आएगा तो और आएगा। चलिए अगले वाक्य की ओर बढ़ते हैं। दो या ऑल्दो के साथ येट आता है, याद रखिए ये दोनों हैं, इनके साथ बट कभी मत लगाइएगा, ये बहुत स्पेशल केस है। दो या ऑल्दो के साथ येट आता है बट नहीं। ऑल्दो ही वॉज पुअर येट ही वॉज ऑनेस्ट, यद्यपि वह गरीब था फिर भी वो क्या था, ईमानदार था। तो येट का प्रयोग ऑल्दो के साथ हमेशा, दो या ऑल्दो आए तो येट लगाना, गलती से भी बट मत लगाना। ऑल्दो ही वॉज पुअर बट ही वॉज ऑनेस्ट कहीं कहीं लिखा मिलता है, लेकिन निसंदेह वो ग्रामेटिकली एकदम करेक्ट नहीं है। स्कार्सली हार्डली के पश्चात वेन का प्रयोग किया जाता है। जब कभी भी स्कार्सली आए या हार्डली आए, बेयरली आए, बेयरली भी है, तो आप किसका प्रयोग कर लेते हो, वेन का प्रयोग उसके बाद होता है। ही हैड स्कार्सली एंटर्ड द विलेज व्हेन हिज फादर डाइड। यहाँ पर देखिए स्कार्सली आया है, फिर अगले क्लॉज में हमने क्या किया है, वेन से उसे जोड़ा है। तो याद रखिएगा स्कार्सली, बेयरली या हार्डली आए तो उसके साथ हम लोग वेन का प्रयोग करते हैं। चलिए, सच के बाद एज का प्रयोग करना चाहिए। सच के बाद किसका, एज का प्रयोग करना चाहिए। जैसे आई हैव सच अ बुक एज यू कैन नॉट फाइंड एल्सवेयर, मेरे पास ऐसी किताबें जो तुम कहीं और नहीं पा सकते हो। तो यहाँ पर सच, सच के बाद क्या है, देखिए एज का प्रयोग हुआ है तो सच के बाद एज आता है। अनलेस और अनटिल के बाद नॉट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। अनलेस और अनटिल के बाद, याद रखिए अनलेस और अनटिल के बाद नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कहीं पर अगर नॉट का प्रयोग उसके बाद किया गया तो करेक्ट नहीं माना जाएगा। जैसे ही कैन नॉट सक्सीड अनलेस ही डज नॉट वर्क हार्ड, ये गलत वाक्य है। ये कैसा वाक्य है, इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ देखिए अनलेस आया है और अनलेस के बाद डज नॉट आया है। अनलेस के बाद ये देखिए क्या आया है, डज नॉट आया है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने बोला अनलेस और अनटिल के साथ नॉट का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं।
चलिए ज़रा देखेंगे, इसको करेक्ट फॉर्म में भी देख लिया जाए। इसको करेक्ट फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हैं? करेक्ट फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो ही कैन नॉट सक्सीड अनलेस ही वर्क्स हार्ड। अब अनलेस के बाद देखिए ही डज नॉट वर्क हार्ड मैंने नहीं लिखा, ही वर्क्स हार्ड लिखा, क्योंकि अनलेस के बाद या अनटिल के बाद हम लोग नॉट का यूज नहीं कर सकते हैं। यही पिछले सेंटेंस में गलती थी, ही डज नॉट वर्क हार्ड लिखा गया था, लेकिन ही डज नॉट वर्क नहीं बल्कि ही वर्क्स हार्ड। व्हेन तथा इफ़ के पश्चात देन का प्रयोग नहीं होता, ये भी बहुत सारे बच्चे करते हैं, व्हेन और देन साथ में यूज करते हैं, इफ़ एंड देन साथ में यूज करते हैं, यहाँ पर काफ़ी गलतियाँ होती हैं। तो याद रखिएगा व्हेन और इफ़ के पश्चात हम लोग देन का प्रयोग नहीं करते। देन यहाँ पर THEN है, साफ साफ लिख देता हूँ, क्या है THEN है। जैसे व्हेन आई बाय दीज थिंग्स देन आई विल गिव यू वन ऑफ देम, जब मैं इन चीज़ों को खरीदूंगा तो तुम्हें दूंगा। लेकिन मसला क्या है कि मैंने बताया व्हेन के साथ देन तो आप यूज ही नहीं कर सकते हो ना, ये देन आया है, यहाँ व्हेन आया है। अब ये वाक्य आपका क्या हो गया? गलत। करेक्ट ऐसा होगा व्हेन आई बाय दीज थिंग्स, यहाँ तक तो व्हेन लगा दिया, अब देन नहीं बल्कि कॉमा लगा दो। क्या लगा दो? कॉमा। आई विल गिव यू वन ऑफ देम, जब मैं ये सारी चीज़ें खरीदूंगा तो इनमें से एक तुम्हें दे दूंगा। ठीक है ना? तो ये बात अब बिल्कुल सही है, चूँकि व्हेन के साथ देन का यूज हम नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लेस्ट। लेस्ट एक ऐसा शब्द है, लेस्ट मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि। तो लेस्ट मतलब कहीं ऐसा ना हो कि के साथ शुड का प्रयोग होता है। क्या किसका प्रयोग होता है? शुड का। नॉट का प्रयोग नहीं होता है क्योंकि ये खुद में निगेटिव है। लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि। ठीक है। इनकरेक्ट कैसा है? इसका एक इनकरेक्ट सेंटेंस देखिए, वॉक स्लोली लेस्ट यू मे नॉट फॉल, पहले ही बता दिया। अब मैंने बोला कि नॉट का प्रयोग तो होता ही नहीं है, तो यू मे नॉट का तो कोई मतलब ही नहीं। वैसे यहाँ शुड का प्रयोग होता है, लेस्ट के साथ किसका प्रयोग होता है? शुड का। वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल, मतलब धीरे चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। ठीक है, तो यू शुड फॉल। ओके, तो याद रखिएगा लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग करते हैं, ना कि नॉट का। एज इफ के साथ याद रखिएगा, एज इफ के प्रयोग से, एक सेकेंड, हम लोग क्या देखेंगे? एज इफ के प्रयोग से क्रिया प्लूरल प्रयोग की जाती है। एज इफ के प्रयोग से क्रिया कैसी होती है? प्लूरल प्रयोग की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, ये करेक्ट है। एज इफ, एक सेकंड, हाँ, एज इफ के प्रयोग से क्रिया कैसी होती है? प्लूरल प्रयोग की जाती है। ये बात ध्यान में रखिएगा। एज इफ अगर आपको दिखता है तो क्रिया जो आप यूज करेंगे कैसी होगी? प्लूरल। जैसे ही टॉक्स एज इफ ही इज मैड, अब ये गलत है, इज लगा दिया ना। मैंने बोला है कि एज इफ आने पर वर्ब कैसी होनी चाहिए? प्लूरल। तो करेक्ट क्या होगा? ही टॉक्स एज इफ ही वर मैड। अब ही के साथ किसका? वर का यूज हुआ है, ये बिल्कुल सही। मैंने क्या बोला? एज इफ के बाद जो वर्ब आएगी कैसी होगी? प्लूरल। तो एज इफ के बाद अगर कोई वर्ब यूज में लाई जाती है तो वो प्लूरल होनी चाहिए, सिंगुलर नहीं। किसी प्रश्नवाचक शब्द जैसे व्हाट, हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर आदि के पूर्व दैट नहीं लगाया जाता। इनके पहले दैट वैसे भी नहीं लगता। चूंकि आप नरेशन पढ़े हैं हमारे साथ, तो नरेशन में मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का जब नरेशन बनाते हैं हम लोग, तो उसमें मैंने बताया कि कभी क्वेश्चन वर्ड अगर रिपोर्टेड स्पीच में आया हो तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर वही क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं, अलग से दैट का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। तो जब कभी भी कंजंक्शन के रूप में व्हाट, हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर ये सब आए तो हम लोग दैट का यूज नहीं करते, बल्कि इसी को कंजंक्शन बना देते हैं। तो अच्छे से समझ लीजिएगा इसे, तो क्लियर हो जाएगी बात। जैसे देखिए, आई आस्क दैट हाउ, अब ये गलत है, चूंकि दैट भी आ गया और हाउ। मैंने कहा कि क्वेश्चन वर्ड व्हाट, हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर ये सब आ जाए तो इसके पहले दैट नहीं लगाते। इसका करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? आई आस्क्ड हाउ ही वेंट देयर। आई आस्क्ड हाउ, अब हाउ आ गया तो दैट लगाने की जरूरत नहीं, हाउ खुद ही कंजंक्शन का काम कर लेगा। तो आई आस्क्ड हाउ ही वेंट देयर। समझ गए होंगे बात को? चलिए, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दो फ्यूचर इंडेफिनिट एक साथ प्रयोग नहीं होते हैं। हाँ, ये बात तो है, दो फ्यूचर इंडेफिनिट एक साथ प्रयोग में नहीं होते हैं, बल्कि एक प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है, एक फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाता है। इफ़ के साथ, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इफ़ के साथ जो क्लॉज आएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा और उसके बाद वाला कैसा रहेगा? फ्यूचर इंडेफिनिट में रहेगा। ये बात हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। जैसे यहाँ देखिए, इफ़ यू विल कम, ये तुम आओगे। आई शैल हेल्प यू, यहाँ दोनों फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, यहाँ विल लगा, यहाँ शैल, ये बिल्कुल ही गलत वाक्य है। इसका सही क्या होगा? मैंने बोला जिसके साथ इफ़ लगेगा उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे। इफ़ यू कम प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आई शैल हेल्प यू, तो एक क्लॉज जो इफ़ के साथ है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अगला फ्यूचर इंडेफिनिट में, तब सही हो जाएगा। दोनों ही फ्यूचर इंडेफिनिट के एक साथ प्रयोग में आप नहीं ला सकते, दोनों ही फ्यूचर इंडेफिनिट वाले क्लॉजेस को एक साथ आप प्रयोग में नहीं ला सकते हैं, याद रखिएगा इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज के बाद सो का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एज के बाद सो का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे एज ही इज़ नॉट हियर सो ही विल नॉट अटेंड द मीटिंग,
वो यहाँ नहीं है इसलिए मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएगा, ये गलत वाक्य है। क्योंकि मैंने क्या बोला है, एज आया है तो एज के साथ आप सो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। एज ही इज़ नॉट देयर, कॉमा लगा दीजिए जहाँ आपने सो लगाया है, ही विल नॉट अटेंड द मीटिंग, ही विल नॉट अटेंड द मीटिंग। ओके, चलिए एक लास्ट पीडीएफ है, जल्दी से इसे डिस्कस कर लेते हैं। बस एक लॉ और है, एक नियम और है, जल्दी से इसे देख लेते हैं। बिकॉज का प्रयोग कारण बताने के लिए किया जाता है। बिकॉज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कारण बताने के लिए किया जाता है, ये तो आप सब जानते हैं बहुत अच्छे से। बिकॉज का प्रयोग कारण बताने के लिए किया जाता है, जैसे ही विल नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाएगा। कारण क्या है? तो बिकॉज ही इज इल, क्योंकि वह बीमार है। तो कारण बताने के लिए किसका प्रयोग करोगे आप लोग? तो बिकॉज का यूज हम लोग करते हैं। चलिए, ये तो था हम लोग का पार्ट 2 और बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने सारे नियमों को देख लिया। आपको पूरा का पूरा सिंटैक्स समझना है तो इसके पार्ट 1 वीडियो को जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपको उपयोगी लगे तो बच्चों में शेयर करिए। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण, बोर्ड परीक्षाओं के लिए, क्लास 12 10 सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए वीडियो को, सीखिए। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में करके बताइए, अच्छे से हमें सूचित करिए। हमारे साथ बने रहिए, हम लोग लगातार सेशंस को जारी रखेंगे और महत्वपूर्ण बातों और बिंदुओं को आप हमें याद दिलाते रहिए, जो आवश्यकता है बताते रहिए। हम लोग मिलते रहेंगे। चलिए, ध्यान रखिए अपना, अगली क्लास मिलते हैं। टेक केयर, थैंक यू सो मच।